नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर से, जो कि आपके CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में। स्वामित्व स्कीम टू बी ऑपरेशनल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 24 अप्रैल। दोस्तों, यह जो स्वामित्व योजना है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यह योजना 24 अप्रैल 2020 को स्टार्ट की गई थी, पंचायती राज दिवस के दिन। यानी स्वामित्व योजना जो है, इसके अंतर्गत गांव के नागरिकों को उनकी जमीन और मकान के कागजात प्रदान किए जा रहे हैं। तो इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के 9 राज्यों में, यानी 9 राज्यों यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में यह शुरू किया गया था। तो यह स्वामित्व योजना, पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2.5 लाख लोगों के प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा चुके हैं और 31 जनवरी तक 23,300 गांव में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। तो ये तो रही स्वामित्व योजना। यहाँ पर हमने इसका जो दिया है चित्र, यह पुरानी मतलब देख सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत मैंने यह चित्र डाला है। तो ये खबर क्या है कि अब यह पूरे देश में लागू की जाएगी। यानी द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू पीपल बाय सर्वेइंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन विलेजेस थ्रू ए ड्रोन, यानी विल नाउ बी ऑपरेशनल इन इंटायर कंट्री फ्रॉम अप्रैल 24। और अप्रैल 24 को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पंचायती राज दिवस। यानी 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अमली जामा पहनाया गया था, यानी संविधान में इसको स्थान मिला था। यानी एक्ट कौन सा होगा? पंचायती राज अधिनियम 1992 था, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। याद हो जाएगा। तो आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री देश के सभी गांवों में स्वामित्व योजना के विस्तार का शुभारंभ करेंगे और वर्ष 2025 तक इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा किया जाना है। तो प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से वे अब बिना किसी विवाद के संपत्ति खरीद सकेंगे, बेच पाएंगे। गांव में लोगों के अपने घर पर होने वाले कब्जे की आशंका भी समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे लोग गांव छोड़ करके माइग्रेट होकर के रोजगार की तलाश में शहरों में चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि उनकी जमीन पर किसी दूसरे का कब्जा है। तो दोस्तों, इस स्वामित्व योजना से यह बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा लोगों को। तो यह ध्यान रखेंगे, 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। कब? 9 राज्यों में। अब इसे 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। अपार्ट फ्रॉम सेविंग वाटर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विल आल्सो बी द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड। दोस्तों, फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला, यानी जल धन सहेजने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी करेगा देश का पहला ग्रीन बॉन्ड। यानी यह कहां? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने। तो 8.10% ब्याज दर पर 10 साल के लिए 150 करोड़ रुपए का देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है और यह BSE एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हुआ है। तो इस ग्रीन बॉन्ड जो है में साइट 4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन 40 लाख लीटर भूजल दोहन पर रोक लगेगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाए जाने वाले पौधे सिंचित किए जाएंगे। तो नगर निगम ने पानी की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से साहिबाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ एक समझौता किया है। पूंजी को आंशिक रूप से स्थानीय सीवेज और जल उपचार संयंत्र के उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया है और इसकी लागत जो आएगी
239.33 करोड़ रुपए। तो इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर बीएसई के बॉन्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं और इस कर योग्य बॉन्ड की कूपन दर 8.1% प्रति वर्ष तय की गई है। साइट 4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में 1706 औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें प्रतिदिन 40 लाख लीटर की पानी की आवश्यकता औद्योगिक कार्य के लिए होती है और इसकी पूर्ति के लिए कह सकते हैं कि जो दोहन किया जाता है, यानी रोजाना यहाँ पर 40 लाख लीटर पानी जल धन में से खत्म हो रहा है, यानी भूजल से खत्म हो रहा है। तो गाजियाबाद में औसतन 2-4 मीटर भूगर्भ जल जल स्तर प्रत्येक साल नीचे जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। इससे पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा और इस कारण कई स्थानों पर अब भूजल दोहन पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों के सामने परेशानी खड़ी हो रही थी। तो इसके समाधान के लिए नगर निगम ने योजना बनाई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। ग्रीन बॉन्ड कहां जारी किया गया? गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। अब बढ़ते हैं द स्वीट रेवोल्यूशन, यानी इसे मीठी क्रांति कहेंगे। सीधे सीधे प्रश्न आ जाएगा, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो द स्वीट रेवोल्यूशन विल प्रूव टू बी ए बून फॉर द लैंडलेस मॉडर्न लैब्स विल बी ओपन टू इंक्रीज हनी एक्सपोर्ट, यानी यह मधु यानी शहद से संबंधित है। यहां पर आप देख सकते हैं शहद रखी गई है। तो भूमिहीन किसानों के लिए मधुमक्खी पालन वरदान साबित हो रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती से जुड़े उद्यमों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है और शहद की घरेलू व निर्यात मांग होने से इस क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं दिख रही हैं। तो शहद उत्पादन की आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ किसानों को इसमें काफी सहूलियत होगी और मधुमक्खी पालन एक ऐसा साधन साबित होगा जिससे गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी और इस तरह से गांव में मछली पालन, पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन के माध्यम से भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। तो देश में शहद उत्पादन की संभावना के मद्देनजर शहद की क्वालिटी जांचने के लिए आधुनिक लैबोरेटरी स्टैब्लिश की जाएंगी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल 1.20 लाख टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट में भी शहद की पर्याप्त मांग है, यानी सालाना 55,000 टन शहद का निर्यात किया जा रहा है, जबकि शहद और उससे बने उत्पादों का निर्यात कुछ वर्षों में दुगना हो गया है। इसके लिए राष्ट्रीय बी बोर्ड मिशन की भी शुरुआत की है। शहद की बिक्री के लिए हनी कॉर्नर विशेष स्थान, यह नेफेड द्वारा संचालित है। यानी नेफेड का मतलब क्या हुआ? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेफेड ने 14 से 15 हनी कॉर्नर का विकास किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मीठी क्रांति का संबंध किससे है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। पीएम नरेंद्र मोदी होल्ड्स ए हाई लेवल वर्चुअल इवेंट विथ प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स वावेल रामकलावन। ये क्या है? ये सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं और दोस्तों इनकी जमीन, यानी यह कह सकते हैं यह इनके पूर्वज भारत से हैं, बिहार के गोपालगंज से संबंधित हैं। तो भारत ने सेशेल्स देश है, हिंद महासागर में स्थित स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट कंट्री कहा जा सकता है सेशेल्स को। इस तरह से भारत चीन को घेरने के लिए एक और कदम उठा लिया है। सेशेल्स को दिया है 100 करोड़ का हथियार कह सकते हैं। यानी यह आप देख सकते हैं कि सेशेल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और सेशेल्स कोस्ट गार्ड को 100 करोड़ रुपए का गश्ती जहाज तोहफे में दिया गया। भारत की तरफ से सेशेल्स को दिया जाने वाला यह मात्र एक गश्ती जहाज नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में चीन को घेरने की वह स्ट्रेटजी है जो देश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। तो इस तरह से सेशेल्स को तोहफे में दिया गया इस जहाज का नाम है
PS जोरो आस्टेर। ये भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है। और यह जहाज पूरी तरह से भारत में बना है और यह इस तरह का चौथा जहाज है जो सेशल्स को दिया गया है। सेशल्स को साल 2005 में आखिरी बार गश्ती जहाज दिया गया है और इस जहाज को देने का मकसद ही यही है कि एयरक्राफ्ट और गश्ती जहाज के जरिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना है, हिंद महासागर में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। तो इस तरह से भारत हिंद महासागर की सुरक्षा और इसके विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो भारत हिंद महासागर में स्थित देशों के साथ लगातार संपर्क किए हुए है, खासतौर पर मालदीव। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे ये पूरा हिंद महासागर है, तो यहाँ पर मालदीव है, इससे आगे बढ़ेंगे तो अफ्रीकन द्वीप आ जाएंगे, सेशल्स है, यहीं पर कोमोरोस द्वीप है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, ये सब द्वीप यहीं पर मिलेंगे, द्वीपीय देश मिलेंगे। तो इस तरह से भारत जो है मालदीव और सेशल के साथ उसके रिश्ते और करीबी हुए हैं। सेशल्स को भारत की तरफ से 50% उपकरण दिए गए हैं जो मैरीटाइम और हवाई सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। जो जहाज सेशल्स को दिया गया है उसे गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग की तरफ से तैयार किया गया है और इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। 4.9 मीटर लंबा यह जहाज 35 नॉट्स की रफ्तार से हासिल कर सकता है और 1500 नॉटिकल माइल की दूरी तय कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पेट्रोलिंग के अलावा इसे एंटी स्मगलिंग और एंटी पोचिंग के ऑपरेशन के साथ सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी इस जहाज का प्रयोग किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ सेशल्स में ही भारत मिलिट्री बेस बना रहा है। जब भारत यहाँ पर मिलिट्री बेस की तैयारी करने में जुटा हुआ था तो चीन ने पता नहीं क्या ऐसा किया कि कुछ समय पहले सेशल्स ने 2018 में भारत को मिलिट्री बेस बनाने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। तब वावेल राम कलावन जो है विपक्ष के नेता थे, लेकिन अब वह राष्ट्रपति हो गए हैं और फिर से नए सिरे से भारत वहां पर बेस बना रहा है। भारत यहां पर 550 मिलियन, ध्यान रखेंगे, डॉलर की लागत से यह बेस तैयार कर रहा है। तो इस तरह से इसके साथ साथ भारत और सेशल्स के बीच में और भी बातें हुई। यानी पीएम मोदी ने कहा जा सकता है कि एक मजिस्ट्रेट की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया और यह इमारत $3.5 मिलियन के अनुदान के साथ बनी है। इसी तरह से 1 मेगावाट वाले सोलर प्लांट भी जो है सुपुर्द किया किसको, सेशल्स को, और $3.4 मिलियन इसकी कीमत है। इसके अलावा 10 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी सौंपे गए, किसको, सेशल्स को, भारत के द्वारा। तो इस तरह से सेशल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी और वावेल रामकलावन ने मुलाकात में, ये मैंने बताया, मजिस्ट्रेट की बिल्डिंग, यह सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मानचित्र में देख सकते हैं यह सेशल्स कहाँ है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट, यानी ये देख रहे हैं ना, ये मेडागास्कर है, बीच में यह मोजाम्बिक चैनल है, यह इक्वेटर है, यहाँ से गुजर रहा अफ्रीका महाद्वीप, ये केप ऑफ हॉर्न है और यहीं पर इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सेशल्स है, इसकी राजधानी विक्टोरिया है। तो सामरिक दृष्टिकोण से, हिंद महासागर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और भारत के बहुत सारे भारतवंशी यहाँ पर रह रहे हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, यहाँ के राष्ट्रपति ही भारत वंश के ही हैं, भारतीय मूल के हैं। और देख रहे हैं ना, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों यह इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड इरिट्रिया। आज फिर अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा देश ले लिया। इरिट्रिया डिस्कस कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, टेली एजुकेशन, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, हेल्थ एंड शिपिंग सेक्टर। इरिट्रिया जो एक देश है, बहुत ही छोटा सा देश है। इरिट्रिया देश अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, लाल सागर इसको स्पर्श करता है। तो आगे चर्चा करेंगे, पहले खबर देख लेते हैं। तो इरिट्रिया के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। डॉक्टर उस्मान सालेह मोहम्मद ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, टेली शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में, नौवाहन सुरक्षा के क्षेत्र
क्षेत्र में सहयोग की संभावना के बारे में चर्चा की है। इस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत की यात्रा पे आए इरिट्रिया के विदेश मंत्री के साथ संबंधों के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। और जैसा कि 7 से 12 अप्रैल तक की भारत की यात्रा पर है, द्विपक्षीय संबंधों से विविध आयामों पर यह चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, भारत और इरिट्रिया के पुराने संबंध रहे हैं। भारत ने इरिट्रिया की आजादी के बाद 1993 में इसको आजादी मिली थी, तो औपचारिक मान्यता भारत ने दी थी। तो भारत और इरिट्रिया के संबंध काफी अच्छे हैं। पिछले वर्षों में भारत ने इरिट्रिया को अनेक क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में सहायता की पेशकश की है। और दोस्तों, इरिट्रिया में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या 1200 है, जिनमें अधिकतर स्कूली शिक्षक एवं कारोबारी हैं। तो यह इरिट्रिया छोटा सा देश है। यहाँ मानचित्र में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। यह लाल सागर है, यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन है, यह बीच में क्या है, बाबिल मंडेब जल संधि जो यमन और जिबूती को अलग करती, इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। और यह पूरा इरिट्रिया है। इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया को लिया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री। हाँ, इसकी राजधानी अस्मारा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके राष्ट्रपति हैं इसाइयास अफवेरकी। दोस्तों, यह इसके देख सकते हैं कि ये जो अगर बात की जाए तो इसके पूर्व में कह सकते हो उत्तरी पूर्वी हिस्सों में यह क्या है, यहाँ पर लाल सागर स्थित है। दक्षिण में इथोपिया है, इसके उत्तर पश्चिम में सूडान है, यह स्पर्श कर रहा है, जिबूती भी स्पर्श कर रहा है इसको। तो इस तरह से दक्षिण पूर्व में तो यह महत्वपूर्ण देश है, ध्यान रखेंगे। ये भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी लाल सागर और यह अदन की खाड़ी, इन सब क्षेत्रों में भारत अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन देशों के साथ संबंध, चूंकि अफ्रीका महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जाता है, आशा का महाद्वीप कहा जाता है, यानी अभी यहां पर विकास की असीम संभावनाएं हैं। यही कारण है कि भारत यहां भी निवेश कर रहा है, बहुत सारे अफ्रीकी देशों को सहायता दे रहा है। अब जैसे सेशल्स में ही भारत ने 50,000 खुराक भिजवाई थी, किसकी, कोविड वैक्सीन की। तो इस तरह से कोविड डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत आज विश्व के शीर्ष लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। डॉक्टर चिंतन वैष्णव बिकम्स मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, यानी प्रसिद्ध सामाजिक प्रौद्योगिकीविद डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नीति यानी NITI नीति आयोग कब आया था, 2014 में घोषणा कर दी गई थी योजना आयोग को समाप्त करने की। 2015 से इसका आगमन हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म याद रखना। इसके तहत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। वैष्णव इस महीने के अंत में रामनाथन रमनन के से पदभार ग्रहण करेंगे। तो रमनन जून 2017 से AIMK यानी अटल इनोवेशन मिशन के पहले मिशन निदेशक के रूप में अग्रणी हैं। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। एट प्रेजेंट टाइम यानी करंटली वैष्णव इज एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में यह कार्यरत हैं। US में है यह यूनिवर्सिटी, और इन्होंने MIT से ही प्रौद्योगिकी प्रबंधन और नीति में PhD भी की है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2022 आशुतोष भारद्वाज। तो इस बार का देवी शंकर अवस्थी सम्मान युवा कथाकार आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। उनकी पुस्तक है पितृवध के लिए दिया जा रहा है दोस्तों। इन दिस फर्स्ट क्रिटिसिज्म बुक ऑफ हिज published in 2019, Ashutosh Bharadwaj has given deep consideration, courageous description and introspection to Agneya, Muktibodh, Nirmal Verma, Krishna Baldev Veda, Krishna Shobhati, Shrikant Verma, Women of Novel of India, Women and Nationalism, Women's Solitude, etc. यानी कह सकते हैं कि 2019 में प्रकाशित उनकी इस पहली आलोचना पुस्तक में आशुतोष भारद्वाज ने अज्ञेय, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वेद, कृष्णा सोबती, श्रीकांत वर्मा उपन्यास के भारत की स्त्री और राष्ट्रवाद, स्त्री का एकांत आदि पर गंभीरता से विचार, विश्लेषण और पैनी समझ
गहरी संवेदना और निर्भीकता के साथ नवाचार किया है। तो इस सम्मान के लिए विजेता का चयन करने वाली समिति में डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य और अशोक वाजपेयी ने सर्वसम्मति से इस पुस्तक को चुना है। आशुतोष भारद्वाज इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार रहे हैं और बस्तर पर लिखी उनकी पुस्तक द डेथ टैप बहुचर्चित है। शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में फेलो रहने के बाद वे शिमला में स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 300 मिलियन वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने पंजाब में नहर के पानी पर आधारित 30 करोड़ डॉलर की पेयजल परियोजनाओं के लिए कर्ज सहायता की मंजूरी की है। तो पंजाब सरकार के अनुसार परियोजना का मकसद है कि गुणवत्तापूर्ण, यानी कह सकते हैं कि इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है कि क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर एंड इट रिड्यूस वाटर लॉस इन अमृतसर एंड लुधियाना, यानी इस तरह से अमृतसर तथा लुधियाना में पानी के नुकसान को कम करना है। तो दोस्तों इस पूरी योजना का जो वित्त पोषण है विश्व बैंक और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। तो इस 30 करोड़ डॉलर का है, इसमें से 9 करोड़ डॉलर पंजाब सरकार दे रही है, 10.5 करोड़ डॉलर जो है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दे रही है और 10.5 करोड़ डॉलर विश्व बैंक दे रही है। और दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं जिन लिकुन और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। यह 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपाश हैं और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। आईसीसी नॉमिनेटेड भुवनेश्वर एज मंथली बेस्ट प्लेयर। दोस्तों जैसा कि हम लोग हर महीने देख रहे हैं कि आईसीसी ने नया प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किया है, जिसमें पहला ऋषभ पंत पाए थे, दूसरा रविचंद्रन अश्विन और तीसरे के लिए फिर नॉमिनेशन हो रहा है। इसमें भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों के मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी ने महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। और दोस्तों आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामित किया है। तो भुवनेश्वर के अलावा पुरुष वर्ग में अन्य खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के शीर्ष लेग स्पिनर राशिद खान बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं, जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स भी शामिल हैं। इस तरह महिला वर्ग में भारत की राजेश्वरी गायकवाड़, दक्षिण अफ्रीका की लिजले ली और भारत की पूनम राउत, यानी 2 खिलाड़ी भारत की शामिल हैं महिला क्रिकेटर। तो यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज सीआरपीएफ शौर्य डे है, 9 अप्रैल को मनाया जाता है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे सीआरपीएफ कहते हैं का शौर्य दिवस पुलिस बल के बहादुर पुरुषों को श्रद्धांजलि के रूप में हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये 9 को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अप्रैल 1965 में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को हराकर इतिहास रच दिया था। तब यही कारण है कि 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। याद रखना इसका जो आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी, यानी सर्विस एंड लॉयल्टी, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। दोस्तों हिमालय में 3 तंत्र हैं, गंगा तंत्र और सिंधु तंत्र की हम लोग बात कर चुके हैं, इंडस सिस्टम एंड गंगा सिस्टम। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के समीप चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, ध्यान रखेंगे। और हिमालय के साथ साथ, यानी अगर हम ऐसे बात करें यहाँ पर अगर बात करें तो यह हिमालय है ऐसे, तो इसके साथ साथ पूरब में आगे बढ़ती है और यांग्यप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में कह रहा है ना कि पूर्वी चोटी नामचा बरवा है जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है और यह हिमालय की सबसे पूरब में स्थित चोटी है।
तो यहीं के पहले ही यांगेप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और दोस्तों इसके अलग अलग नाम हैं, तो यह ध्यान रखेंगे इसको जो है, जैसे कि तिब्बत में सांगपो कहते हैं, चीन में यहाँ पर अभी मैंने देखिए इसमें दिया हुआ है, चीन में यारलुंग जैंगबो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। यह ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मानचित्र में देखते हैं, तो यहाँ पर ही है वो चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, याद रखेंगे, युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये देख रहे हैं ना, पैरेलल चल रही है हिमालय के, और इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, TSANGPO। चीन में इसे जारलुंग कहते हैं, जांगबो। और यहीं यांगेप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यहीं पर नामचा बारवा चोटी है, और इसे जो है दिहांग, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर एक गॉर्ज का निर्माण करती है, इसे दिहांग गॉर्ज कहते भी हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियां, एक तरफ देख रहे हैं ना, यह दिहांग नदी है, और यह ध्यान रखिएगा, दिहांग गॉर्ज भी है, दिहांग नदी है, और इधर से एक लोहित नदी देखिए ऊपर से आ रही है, और यह लोहित नदी जब मिलती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और असम में इसे क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी कहेंगे। और असम में ही विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है, फिर यहाँ पर गोलपाड़ा की पहाड़ी से मुड़ जाती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम, यमुना नहीं जमुना के नाम से, और इस तरह से पद्मा और जमुना मिलकर मेघना नाम से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यानी सादिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर, यानी यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर दक्षिण में अचानक मुड़कर एकदम दक्षिण मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं, इसे जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां आप देख सकते हैं, सबसे इधर पश्चिम में तो तीस्ता नदी है, और तीस्ता नदी कहाँ से आ रही है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर के नितामू झील से निकलती है, और तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना की धारा पद्मा से मिलकर संयुक्त धारा, और यही विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। बांग्लादेश में मेघना नदी को सूरमा नदी भी कहा जाता है। मानस नदी आप फिर देखिए, तीस्ता के बाद ये देख रहे हैं ना, मानस नदी लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ रही है, भूटान से आ रही है, भूटान से आ रही है, और यह जो है असम में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसी तरह से सुबनसिरी नदी ये दिख रही है ना, इस पर 5000 मेगावाट की जो है जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता वाला जो है इस पर प्रोजेक्ट लगाया गया है सुबनसिरी नदी पर, यह भी ध्यान रखेंगे। और सुबनसिरी, इसकी सहायक नदियां हैं दिहांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जिया बरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता, पुत्तुमिति, संकोस, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ये देख रहे हैं कामेंग भी है, ये सब ऊपर से आने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी भी एक पूर्ववर्ती नदी है, और यह नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है, ये देख रहे हैं सुबनसिरी। और इसी तरह से संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल से होते हुए यह जो है आकर असम और पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हुए असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो यह संक्षिप्त में हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं, और आज उत्तर देने वालों में हैं सुभाष रानी, संजय नेगी, सीमा गोगिया, अजय सिंह, निधि राठौर, सरबर्था बनर्जी, विवेक यादव, सूरज उपाध्याय, मुस्कान हरुण शेख, मधु आशुतोष, रितेश पांडे, सुलक्षणा परमार, मिली, हनीफुद्दीन एसके, सिकंदर यादव, एंजिल मिश्रा, पूर्णिमा जायसवाल, ओम यादव, खेतेश मंसूरिया और प्रमोद कुमार ने
उत्तर और कमेंट दोनों दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देने का प्रयास करिए और सही उत्तर दीजिए। आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, विच गवर्नमेंट स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू पीपल बाय सर्वेइंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन विलेजेस। यानी गांव में आवासीय संपत्ति का सर्वेक्षण करने करके लोगों को आवासीय दस्तावेज प्रदान करने के लिए कौन सी जो है सरकारी योजना लागू की जा रही है। तो ग्रामीण आवास योजना, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न है, द टर्म स्वीट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी मीठी क्रांति का संबंध कैसे, जैसे भूरी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, उसी तरह से मीठी क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, विटीकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर से है या बी कीपिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया। इरिट्रिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा, अस्मारा, लीमा, स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज गिवन ए शिप नेम्ड पीएस जोरास्टर टू विच अफ्रीकन कंट्री? मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस। इन चारों की राजधानियां भी आपको बताना है, ध्यान रखेंगे। जैसे विक्टोरिया है, मेडागास्कर की अंतानारावियो है, कोमोरोस की मरोनी है और मॉरिशस की पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन। कौन है, किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव, आर रमानन, श्री मनोज मित्तल, श्री एस के बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव्ड द देवी शंकर अवस्थी अवार्ड फॉर द ईयर 2020? आशुतोष भारद्वाज, अमीश त्रिपाठी, रजत मेहता, गणेश शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अप्रूव्ड लोन असिस्टेंस फॉर 300 मिलियन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? किस राज्य को दिया है इन दोनों संस्थानों ने? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या उत्तराखंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन मेन क्रिकेटर हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ नॉमिनेशन? कौन नहीं शामिल है? भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम राउत। इसमें 3 लोग शामिल हैं, इसमें एक बताना है कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज सीआरपीएफ शौर्य दिवस सेलिब्रेटेड? 5 अप्रैल, 6, 7 या 9 अप्रैल? एंड लास्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन बांग्लादेश? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यमुना, जमुना, दिबांग या सांगपो? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।